वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो अपकमिंग दिसंबर 2024 का एग्जाम है, हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं लास्ट के 20 और 30 डेज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास जो है वो एक स्ट्रेटेजिकल क्लास होने वाली है। और इस क्लास में बेसिकली आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को ये 20 दिन या 30 दिन जितने भी हम लोगों को मिलेंगे उनको यूटिलाइज करना है और अपने जेआरएफ को कंफर्म करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी बातें हैं जो आपको करनी है और कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी। ठीक है, आइए। तो जैसा कि आपको पता है 20 डेज स्ट्रेटेजी नेट 2024 के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली मैं इस कैटेगरी में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। हम में से बहुत सारे बच्चे वो लोग एग्जाम देंगे जो ऑलरेडी अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, या फिर नेट का एग्जाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका कुछ मार्क्स से जेआरएफ रह गया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं और फर्स्ट टाइम जो है इस एग्जाम को अपीयर करने वाले। तो दोनों के ही लिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो सही साबित होगी। आइए देखते हैं किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना है वो ये करना है कि आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे अभी से। ठीक है, मान के चल रही हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप लोग रिवीजन करें। बात समझ आ रही? जितना भी आप पढ़ चुके हैं आप लोगों को उसको रिवाइज करना शुरू करना है। इसके अलावा जो है आप लोगों को क्या करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं पेपर 1 की स्ट्रेटेजी की कि हम पेपर 1 में किस तरीके से चीजों को कवर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए। पेपर 1 में एज यू नो वी हैव 10 यूनिट्स। ठीक है, आइए बात करते हैं वो यूनिट कौन सी है। एक तो हम लोगों के पास में है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ रहे हो कि क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति यूनिट 1। यूनिट 2 जो है वो बेसिकली आपकी है कौन सी यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च वाली यूनिट है हम लोगों के पास में। और यूनिट 3 जो है वो आप लोगों की है कौन सी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 3 यूनिट तो आप लोगों की ये है। इन यूनिट्स को आपको कैसे देखना है, एक एक बार पहले हम लोग यूनिट वाइज सीखेंगे, उसके बाद होलिस्टिक वे में आपको कैसे यूज करना है वो हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, ये तो हुई आपकी यूनिट। यूनिट 4 जो है वो है हम लोगों की कम्युनिकेशन। ठीक है, यूनिट 5 जो है वो है हम लोगों की मैथ वाली यूनिट। यूनिट 6 है हम लोगों की लॉजिकल रीजनिंग विच इज एलआर। अगली है आप लोगों की यूनिट 7 विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन। अगली है यूनिट 8 जो हम लोगों के पास में है आईसीटी। यूनिट 9 है हम लोगों के पास में कौन सी, यूनिट 9 है हम लोगों के पास एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट यूनिट 10 जो है वो है हम लोगों की हायर एजुकेशन। तो इस तरह से आपके पास में टोटल कितनी यूनिट है गाइस, 10 यूनिट है। आइए 10 यूनिट को किस तरह से अप्रोच करनी है और लास्ट टाइम में आपको कौन से टॉपिक को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूंगी, देखिए ये यूनिट 1। देखिए गाइस, अगर हम यूनिट 1 की बात करेंगे सबसे पहले, देखिए गाइस, यूनिट 1 है आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इसके टॉपिक्स आपको अच्छे से पता है, तो आप लोगों को लास्ट में यूनिट 1 के बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं। याद रखना, जब भी मैं पीवाईक्यू की बात कर रही हूँ तो आप लोगों को 3 साल के पीवाईक्यू को मेनली रेफर करना है फॉर पेपर 1। वो है आप लोगों का 2023। कौन से पीवाईक्यू लगाएंगे आपके गाइस, 2023। आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर 1 के जो भी पीवाईक्यू लगाएंगे वो आप लगाएंगे किस तरह से
किस तरह से लगाएंगे वो आप यूनिट वाइज लगाएंगे। अगर आप यूनिट वाइज पीवाईक्यू लगाएंगे देन डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को हेल्प करेगी। बात समझ आ रही है? तो आप एक एक बार करके क्या करेंगे, हर एक यूनिट जो आपने पढ़ी है उसको पढ़ना है, आप लोगों को रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद यूनिट वाइज एक एक बार आपको पीवाईक्यू लगा के देख लेना है। वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम में, 3 से 4 दिन में अगर आप हर एक यूनिट को रिवाइज करके और उसके कुछ कुछ पीवाईक्यू लगा के अगर आपने एंड कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर सिर्फ 2023 के भी 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2022 के 40 to 50 क्वेश्चन आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व कर लिए, तो इससे आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, वेरी गुड। लेट्स गो अहेड, बात करते हैं आगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों को क्या करना है, पीवाईक्यू करना है सबसे ज्यादा। ठीक है, पीवाईक्यू वो लोग करेंगे एक बार रिवाइज करने के बाद में जो लोग इस यूनिट को पढ़ चुके। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा है, वो क्या करें? देखिए, आप लोगों को मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आप करोगे मस्ट है, और उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आप लोग भी। ठीक है, कौन से टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दोगे इसके, आइए देखते हैं। आप जिन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया आपका। लेवल्स ऑफ टीचिंग के बाद में आप लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जरूर देखेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बाद में आप लोग जो टॉपिक करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स और ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स जो है वो अच्छे से करना है आप लोगों को। ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स एंड ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 110% आता है। ऑनलाइन टीचिंग मेथड में आपका आ गया स्वयं क्या होता है। ठीक है, स्वयं, स्वयं प्रभा। ठीक है, मूक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन में एग्जाम, ये जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 110% बनता है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक जो है बेसिकली अच्छे से कवर करेंगे। स्वयं, स्वयं प्रभा, ये कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है और कवर करना है। इसके अलावा आपको इसमें एक और टॉपिक देखने को मिलेगा, मूक वाला। आप एक ये वाला टॉपिक कवर करेंगे बहुत अच्छे से। एक और टॉपिक जो है वो आप लोग कवर करेंगे, कौन सा, इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है डेफिनेटली। तो इवैल्यूएशन सिस्टम अच्छे से करना है, और बाकी जो टॉपिक मैंने बता दिए इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ 2023 और 24 के जो पीवाईक्यू अभी रिसेंटली पीडीएफ है, उन पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हो सकता है मैं यहाँ पे बोल के अपनी टीम को बोल करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो आप उससे क्या कर पाएंगे, अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो पीवाईक्यू आप यूनिट वाइज जो है वो डाउनलोड करें और उनको पढ़ें। और अगर वहां से नहीं आता तो बुक अगर आप परचेज कर सके तो कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक जहां पे यूनिट वाइज पीवाईक्यू दिए गए तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो ये तो हुआ कि आप लोगों को क्या करना है, जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को इतना समझ नहीं आता है, तो आप एटलीस्ट इसको तो देखें। इसके साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग मेथड और ऑफलाइन टीचिंग मेथड के साथ एक और टॉपिक है, वो है आपका टीचिंग सेंट्रिक मेथड और लर्नर सेंट्रिक मेथड। आप उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा। आइए बात करते हैं आप लोगों को आगे, चलिए बात करते हैं हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट में हम लोगों को क्या करना है, अगेन इसके बहुत सारे पीवाईक्यू हम लोगों को सॉल्व करने हैं। जो लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, याद रखना रिसर्च एप्टीट्यूड में आईसीटी वाले पार्ट पे जो है एनटीए अच्छा खासा फोकस करता है। तो आईसीटी का रिसर्च में आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसके अलावा रिसर्च के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आइए कौन कौन से टॉपिक आप करोगे। देखिए, रिसर्च का जो मीनिंग है वो क्या है, रिसर्च की स्टेप्स कौन सी होती है, मतलब रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है वो। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, यहाँ से 110% क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, याद रखना टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी ये वाला टॉपिक करेंगे। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जो बेसिक चीजें हैं, वेरिएबल क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस के टाइप, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर,
सैम्पलिंग जरूर कीजिएगा, सैम्पलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% आता है, तो सैम्पलिंग वाला टॉपिक भी हम लोगों को यहाँ पे करना है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए आईसीटी इन रिसर्च, यानी कि रिसर्च में हम लोग आईसीटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हम रिसर्च के दौरान यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इसमें करनी, होपफुली समझ आ रहा होगा। लेट्स गो एड बात करते हैं आगे। अगर हम आगे की साइड बात करेंगे तो आप लोगों को समझना है, क्या समझना है आप लोगों को, कि इसके अलावा अगर आप रिसर्च में देखेंगे तो जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च करना है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च करना है, इसके बाद में आप लोगों को करना है रिसर्च मेथड्स कौन सी होती है। कभी कभी स्टेट्स से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर नहीं आते हैं, तो आप स्टेट्स जो है रिसर्च स्टेटिस्टिक्स जो है उसका सिर्फ बेसिक देखेंगे, उसके अलावा नहीं देखेंगे। और इसके अलावा एमएलए और एपीए जो रिसर्च की स्टाइल्स होती है, एथिक्स जो हम लोग रिसर्च में जो उस रिसर्च की थीसिस को लिखने के लिए जो स्टाइल्स यूज करते हैं उसमें आता है एपीए और एक होता है एमएलए। तो एपीए और एमएलए को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, आगे की बात करेंगे। ठीक है, यूनिट थर्ड देखेंगे। यूनिट थर्ड हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो लोग, जो लोगों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है क्या पहले तो समझिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी कौन सी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम लोगों को एक पर्टिकुलर पैराग्राफ देखने को मिलेगा और उस पैराग्राफ से हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ और पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हम लोगों से पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन को हमको पैराग्राफ पढ़ करके आंसर करना है। ठीक है, तो अगर आप वो 5 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, 5 on 5 लाने चाहते हैं, और अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना अच्छा नहीं, आप एक काम कीजिएगा, कोई भी पुराने पेपर उठा करके देखिएगा और कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पीवाईक्यू में रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन में से 5 में से कोई 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। और अगर आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 या 3 ही राइट कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप लोगों को अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करने की जरूरत है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम कैसे होगा, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे सिंपल तरीका है, हम लोगों को कोई भी पीवाईक्यू लेने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पुराना पूछा हुआ है उनको आपको देखना है, उनको पढ़ना है और उनको सॉल्व करते जाना है। अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी हैबिट और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही बना पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग आरसी वाली यूनिट को बहुत हल्के में ले लेते हैं ज़्यादातर लोग, तो आप लोग ऐसा ना करें प्लीज। अभी लास्ट डेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की आदत डालें। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सो दैट आप एग्जाम में उसको अच्छा कवर कर सके। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट की, वो है आप लोगों की क्या, यूनिट 4 कम्युनिकेशन। अगर मैं यूनिट 4 कम्युनिकेशन की बात करूँ गाइस, तो यूनिट 4 कम्युनिकेशन वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है गाइस। अगर हम लोगों को यूनिट 4 में अच्छा कवर करना है तो आप लोगों को समझना है कि आप लोग कैसे करेंगे। देखिए यूनिट 4 कम्युनिकेशन में ज्यादातर क्वेश्चन जो है, यानी कि ऑन एन एवरेज 30 to 40% क्वेश्चन जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं अगर आप लोगों ने अगेन उस यूनिट के पुराने पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आए उनको प्रैक्टिस किया है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 2 तरीके से प्रिपेयर करें। जो लोग बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, वेल एंड गुड, आप लोगों का अब सिर्फ काम ये है कि आप पुराने पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे तो आप प्रो होते जाएंगे सीधे। लेकिन वो लोग जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं वो लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आप लोग कुछ 3 से 4 टॉपिक है इस यूनिट के कंप्लीट करेंगे और उनको करने के बाद में बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना जो है इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे विथ पीवाईक्यू सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं आपको इसमें कौन से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। बच्चा देखो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, देखो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो आपको कुल 4 टॉपिक प्रिपेयर करने। कितने टॉपिक प्रिपेयर करने, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आइए देखते हैं कौन से टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करेंगे गाइस। देखो पहला टॉपिक हो जाता है आप लोगों का क्या, इसकी मीनिंग, यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग से लगा करके इसके जो टाइप्स है, मीनिंग एंड टाइप्स,
इसके मीनिंग और टाइप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से कर, ठीक है। कम्युनिकेशन के टाइप से हर बार क्वेश्चन आता है, आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आगे की बात अगर मैं करूंगी तो वो होता है आप लोगों का क्या, टाइप्स के बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पे, वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से मॉडल्स यूज किए जाते हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, टोटल 9 से 10 मॉडल्स है, आप डरना मत, एक एक बार अगर आप लोगों ने इनको देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, देन इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आइए बात करते हैं आगे। उसके बाद आता है आप लोगों का बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स हैं और इनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। मेनली बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सी चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशन बाधित होता है, रुकावट आती है, तो उसके बारे में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मास मीडिया और इसकी थ्योरी आप लोगों को अच्छे से करनी, मास मीडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसकी कुछ थ्योरीज है जो हम लोगों को याद रखनी है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन की बात करते हैं कि अगली यूनिट आप कैसे पढ़े। देखो, इस यूनिट के ये 4 टॉपिक है, अगर आपने ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर की है देन इट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं किया है और डायरेक्ट फिर पीवाईक्यू करोगे तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आपसे क्वेश्चन तब बनेंगे एक बार आप इनको रीड करेंगे, एक बार मैं कुछ इनकी मैराथन्स लाऊंगी, उस मैराथन्स में मैं आपको सारे टॉपिक सिखा दूंगी। आप उन टॉपिक्स को एक बार देख लेना, एक बार उन क्लासेस को देख लेना और उसके बाद जस्ट गो फॉर दी पीवाईक्यू, पीवाईक्यू एंड पीवाईक्यू, एंड दैट्स फॉर इनफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड यू विल गॉट योर ड्रीम क्वालिफिकेशन एग्जाम, राइट। चलिए लेट्स गो अहेड, बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक तो हुआ यूनिट 4 की कहानी। आइए देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 जो है बेसिकली है आप लोगों का कम्युनिकेशन। अब आप लोगों को कम्युनिकेशन नहीं, मैथ, ठीक है। यूनिट 5 में मैथ और रीजनिंग आती है, तो मैथ और रीजनिंग मिला करके ज्यादातर बच्चे जो है वो इस यूनिट से डरते हैं। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताती हूँ कि लास्ट टाइम में आप इस यूनिट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, यूनिट 5 जो है मैथ वाली, मैथ और रीजनिंग बेसिकली दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ये यूनिट अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड है गाइस, ठीक है। एक जो पार्ट है बेसिकली वो आता है हम लोगों का मैथ का और एक आता है हम लोगों का रीजनिंग का, ठीक है। अब मैथ में और रीजनिंग से मिलाकर के कुल 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और कुल 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बात समझ आ रही? तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिल सकते हैं या 2 से 3 क्वेश्चन आपको किससे देखने को मिल सकते हैं, रीजनिंग से। तो फिर आप लोग को क्या करना है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले रीजनिंग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग वाला पोर्शन काफी इजी होता है। अगर आपने प्रीवियस में कोई भी छोटा मोटा गवर्नमेंट एग्जाम तैयार किया है या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की होगी तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूंगी बच्चा, तो आगे बात करने से पहले आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि इनको आपको कैसे देखना है। देखो, मैथ में आप लोग सिर्फ 3 टॉपिक पे काम करेंगे। एक काम करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो कि फॉर श्योर हम लोगों का आता ही आता है। अगला है आप लोगों का क्या, अगला है आपका मैथ एंड रीजनिंग। देखो, मैथ और रीजनिंग में एक और टॉपिक आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। अगला है गाइज आप लोगों का कौन सा, अगला है आप लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको पहले प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है। इसके अलावा एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो वाले टॉपिक हम लोग कहाँ पे कंसीडर करेंगे, यूनिट 7 डीआई, क्योंकि अगर आप लोगों को डीआई सॉल्व करनी है तो इन टॉपिक्स के बिना नहीं होंगे। तो इसलिए मैं उनको मैथ में डाल रही हूँ, वहां डाल रही हूँ, तो वहां से अगर आप उनको भी प्रिपेयर करेंगे तो आपका मैथ का बचा हुआ काम वहां हो जाएगा। तो अभी आप इस पे काम करेंगे, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एक
ऐसा टॉपिक है जो एनटीए कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा यहाँ से कभी क्वेश्चन आते ही आते। बात समझ आ रही? क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट वन की बच्चा। देखिए रीजनिंग में आप लोगों को जो सिंपल रीजनिंग आती है, कौन कौन सी? नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इसके अलावा और किसकी आती है? नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ये 4 टॉपिक करना है, मोर देन सफिशिएंट। वापस से बोल रही हूँ मैं, कौन कौन से? नंबर सीरीज जिसमें नंबर, मिसिंग नंबर पता करना होता है, लेटर सीरीज, इसके अलावा डायरेक्शन और इसके अलावा ब्लड रिलेशन। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग भी सी का पार्ट है, जो मैंने आपको लेटर सीरीज बोली है उसका। ठीक है, उसी में से आपको ये भी प्रिपेयर करना है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे बच्चा, तो ये तो हुआ मैथ की कहानी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एक मिनट रुके। अब हम बात करेंगे यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमको क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा हाँ, लॉट ऑफ पीवाईक्यू करने की जरूरत है। अगर हम लोग पीवाईक्यू नहीं करेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि यार ये चीजें आप कैसे मैनेज करें। तो मेक श्योर कीजिएगा जितने भी पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सके ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम में, उतना मोर देन सफिशिएंट है, और उससे ज्यादा रिविजन आप फोकस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की जब बात की जाएगी, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग क्या करेंगे? देखो, लॉजिकल रीजनिंग मतलब होता है कि किस तरह से लॉजिक के साथ में अपनी बात कही जाए। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है? 4 टॉपिक, 4 टॉपिक लास्ट टाइम में, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कोई टॉपिक आप लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं। कौन कौन से टॉपिक है गाइस? 1, 2, 3 एंड 4 हो गए ना 4 टॉपिक। आइए देखते हैं कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक आता है आप लोगों का, वो टॉपिक है आप लोगों का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको एनटीए हर बार पूछता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला टॉपिक आप सीखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जो टॉपिक सीखेंगे वो टॉपिक सीखेंगे आप लोग कौन सा? उसके बाद आप सीखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद आप सीखेंगे कौन सा? आप सीखेंगे इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक के बाद आप लास्ट बट नॉट लिस्ट एक और देखेंगे, वो रहेगा आप लोगों का क्या? वो रहेगा आप लोगों का फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करने हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है, कौन कौन सा? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। आई गारंटेड के यहाँ से आपके 4 to 5 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेंगे। इंडियन लॉजिक से तो 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। लास्ट टाइम में आप इनकी प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद इनसे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये हुई यूनिट 6 लॉजिक है। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें, तो अगेन पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? लेट्स गो एड बात करते हैं नेक्स्ट वन की टॉपिक की। देखिए, अब बात करेंगे यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली एक टेबल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा। एक टेबल दी जाएगी जिसमें कुछ डेटा होगा, उस डेटा के आधार पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। जो लोग ये यूनिट पढ़ चुके हैं और जो लोग ये यूनिट नहीं पढ़े, आप दोनों के लिए है कि आप इसके बेसिक को सीख करके जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें। और डीआई सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप लोगों ने डीआई को कम से कम हर दिन 2 से 3 डीआई प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में नहीं गए हैं, बिलीव मी आप डेटा इंटरप्रिटेशन को उतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे अगर आपका बैकग्राउंड कभी मैथ या कॉमर्स नहीं रहा है तो। ठीक है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं या अदर सब्जेक्ट से हैं तो डेफिनेटली डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को परेशान कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? आज ही से डेटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली लगाने। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब पूरे पूरे डीआई वाले। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये चीज हम लोगों को डेली करना है, कम से कम 2 डीआई 3 डीआई हमको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में अच्छा इसके लिए क्या पता होना चाहिए? देखो, इसके लिए आपको 3 टॉपिक पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है,
एवरेज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका क्या रोल है। नंबर 2 थिंग्स। नंबर 3 जो है वो बात होगी किसकी बच्चा, वो बात होगी आपकी, बताइए, वो बात होगी आप लोगों की एवरेज, परसेंटेज, और लास्ट बात होती है रेशो, मतलब आपको अनुपात समानुपात आना चाहिए। और मजे की बात है इसी से मैथ में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इन 3 टॉपिक को डीआई के लिए रखेंगे कि जब मैं डीआई पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मैं इन टॉपिक्स को पहले अच्छे से कवर करूंगी और उसके बाद में प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को याद रखना है ये बात, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट वन की जब आप बात करोगे ना बच्चा, ठीक है, याद रखना डीआई प्रैक्टिस करना मस्ट है। सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे मैम किस में प्रैक्टिस करें, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो डीआई की करेंगे। अगर आप लोगों की मैथ जो है कैलकुलेशन जो है उतनी अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप किसकी करेंगे, यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। यूनिट 7 अगर हो जाती है तो बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आप लोगों को याद रखना है किसको किस तरह से तैयार करना है बच्चा। देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप प्रिपेयर करोगे, आप वो सीखो। देखो आईसीटी में हम लोग प्रिपेयर करेंगे लास्ट टाइम में, वो है आपका सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा वो है नंबर सिस्टम। गाइस बिलीव मी नंबर सिस्टम एक बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपने एक बार इसको लग करके सीख लिया तो नंबर सिस्टम जो है वो मस्ट है, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम नंबर 1। नंबर 2 पे आप लोग जो टॉपिक प्रिपेयर करोगे वो पढ़ोगे आप लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स किसके, कंप्यूटर के। उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे वो समझो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या काम आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर की जेनरेशन, यानी कि कितनी टोटल कंप्यूटर की जनरेशन है और उन जनरेशन में बेसिक जो है टेक्नोलॉजी क्या यूज की जाती थी वो आपको पता होना जरूरी है। तो ये कुछ टॉपिक है जो आप अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ के बाद में हम लोग नंबर 3 पे मैं बात करूं तो आप लोग बात करेंगे। देखिए अगर आप लोगों ने ये प्रिपेयर कर लिया ना बच्चा तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में तीसरे नंबर पे आप लोग पता करोगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है, ठीक है, पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस तरीके से रखते हैं, उसका क्या रिजल्ट आता है वो बताना मस्ट है। एनटी में भी ये टॉपिक्स है, ट्रेंडिंग है। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में क्या आ गया, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मालवेयर क्या है, ठीक है, मालवेयर उसके टाइप्स क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए फिशिंग क्या होती है ना, फिशिंग क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए स्पैमिंग क्या है। इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को पता होना जरूरी, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा कंप्यूटर के जितने भी एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब कि फुल फॉर्म, जैसे आप लोगों से पूछ लिया कि बताओ आपको पूछ लिया कि बताओ आस्की का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आस्की फुल फॉर्म। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ मेजर चीज़ों की फुल फॉर्म की बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशन डालोगे तो उसमें कुछ लिस्ट आ जाती है, आप थोड़े बहुत उसको पढ़ के याद रखो। याद रखना, इसको पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में वहाँ पे क्या रहेगी, ऑप्शंस रहेंगे। बात समझ, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है, तो आप रिकॉग्नाइज करो, इतना पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके अलावा अगर मैं 5th टॉपिक की बात करूं आप लोगों से, तो 5th टॉपिक रहेगा बच्चा आपका, देखो 5th टॉपिक आप लोगों का रहेगा कौन सा, ईमेल वाला। आई नो कि ज्यादा हो रहा है बट स्टिल इतना तो हम लोगों को इसमें करना पड़ेगा। ईमेल
ये सारी चीजें आप लोगों को मेमोरी आपको इन डेप्थ करनी है, जो कि मैंने बताया था। मेमोरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते, सबसे स्टार टॉपिक की अगर बात करोगे तो मेमोरी और नंबर सिस्टम, ठीक है। मेमोरी और नंबर सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आप इसको करोगे। और एक टॉपिक जो हायर एजुकेशन का, टीचिंग एप्टीट्यूड का और आईसीटी का जो है इंटर कनेक्टेड टॉपिक है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। वो है आप लोगों का, मैं इसको अलग से स्टार बना के दे रही हूँ गाइज, आप लोग ये टॉपिक अच्छे से करेंगे। ट्रिपल स्टार ले लो इसको, ये जरूर आएगा 110%, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वो टॉपिक कौन सा है बच्चा आपका? वो टॉपिक है आप लोगों का डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये टॉपिक 110% आएगा, आपको बहुत अच्छे से कर, ठीक है, क्लियर। बस दैट्स इट फॉर आईसीटी। अगर इतना कर लिया और आपने इसके पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करे, देन डेफिनेटली दिस विल बी इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। आईसीटी में बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन भी आते हैं, बट आप इन टॉपिक को अगर कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप जो मैंने आपको टॉपिक बताया उनको अच्छे से करें, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक्स की। तो होपफुली यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब मैं अगर आगे की बात करूंगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, यूनिट 9 के बारे में। यूनिट 8 हम लोगों की हो गई, अब हम बात करेंगे यूनिट 9 के बारे में। यूनिट 9 वैसे तो बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन आप करोगे क्या सबसे ज्यादा? देखो यूनिट 9 एनवायरनमेंट, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी तो मुझे ये यूनिट थोड़ी सी बोरिंग लगती थी, तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला था लास्ट टाइम में कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगी। आइए आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो होते हैं, यूनिट 9 में आप है ना 4 टॉपिक करेंगे, जहां से आपके फिक्स है कि 3 से 4 क्वेश्चन पक्के बन जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आते हैं, पहले आप उनको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपके पास टाइम हो तो लास्ट के 3 से 6 महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, वो होता है तो ठीक है, वरना ये मोर देन सफिशिएंट। आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है वो। चलिए सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूंगी, देखिए सबसे पहला टॉपिक की जो मैं बात करूंगी वो होगा आपका मिलीनियम डेवलपमेंट गोल और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टॉपिक फॉर श्योर आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये करना है यूनिट। इसके बाद में आप करेंगे पॉल्यूशन वाला टॉपिक। पॉल्यूशन में सारे ही पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट आ गए, एंड पॉल्यूटेंट, ठीक है। पोल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी, ठीक है। डन, वेरी गुड। लेट्स गो एड बात करते हैं आगे बच्चा। वो है आप लोगों का तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से करना है वो है आप लोगों का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ये वाला टॉपिक, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हमारे नेशनल लेवल के जो है बेसिकली इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स एनवायरमेंट। नेशनल एक्शन प्लान और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये आया था आपका 1986 में। और अगला है लास्ट बट नॉट लिस्ट, जितने भी इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं किसके लिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर के,
तो आपको वो अच्छे से करना है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ आप लोगों का, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने हैं, ठीक है। इसमें आता है सोलर जो है सोलर मिशन जो था वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कन्वर्जेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये वाली सारी जो है आप लोगों को जो है अच्छे से पढ़ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। रियो समिट क्या थी, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। डन, ओके गाइस, तो लेट्स गो अहेड, बात करते हैं नेक्स्ट वन की, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो फॉर श्योर है कि एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। डन, चलिए बात करते हैं आगे की। हम लोग यूनिट 9 है, यूनिट 9 के बाद लास्ट यूनिट और डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बोनस टिप जरूर दूंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए बात करते हैं यूनिट 10 हायर एजुकेशन की। अगर मैं यूनिट 10 हायर एजुकेशन की आपके सामने बात करूं, देखो हायर एजुकेशन में बच्चा हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हायर एजुकेशन में 3 से 2 क्वेश्चन अकेले इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन से आ जाते। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन वाला टॉपिक अच्छे से करना। इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन में क्या क्या आ गया बच्चा आप लोगों का, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन में आपके 3 हिस्से आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है आप लोगों का एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, एंशिएंट पे एजुकेशन को किस तरीके से दिया जाता था वो वाला। दूसरा है प्री इंडिपेंडेंस एरा, प्री इंडिपेंडेंस एरा जबकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। कहां से कहां तक, 1833 जो कि चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट से लगा करके 1944 में जो सार्जेंट रिपोर्ट आई थी वो वाला करना है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं आएगा गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 8 से 10 ही है जिनको हमको पढ़ना है, बाकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी। जो मेन है बस वही है, और टोटल 8 से 10 है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और लास्ट वाला बट नॉट लिस्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब कि जब हमको स्वतंत्रता मिल गई थी तब। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोग करेंगे 1948 जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन आए थे, उससे लगा के 2020 जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। यहाँ तक का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से आप मान के चलिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन कंफर्म है गाइस, यहाँ से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन पक्के, ठीक है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो पहली फुर्सत में आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन से आता है कि हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ पढ़ के कोई रोबोट तो नहीं बनते जा रहे, किस तरह से उनमें मॉरल्स और एथिक्स को डेवलप किया जाएगा और वो ग्लोबल सिटीजन बन पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए भी क्वेश्चन आता ही है। वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होता है, जब आप PYQ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो अभी बहुत चल रहा है वो है यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ईयर से। यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ईयर से मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई, ये बात जो है हमें पता होना चाहिए। जितनी भी मेन यूनिवर्सिटीज है उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात समझ आ रही है, ये क्रोनोलॉजिकल या फिर ईयर वाइज पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करते हैं। अगला है NIRF की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 वाली, वो आपको करना है। एस रिपोर्ट जो है आपकी 2023 वाली या जो भी अभी लेटेस्ट है वो अच्छे से करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, अगर आपने इन पे ध्यान दिया तो डेफिनेटली आप लोगों को इस यूनिट में से 5 on 5 राइट करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये तो हुई बात। अब लास्ट में चलते चलते मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग इसको पढ़ करके क्या करना चाहिए आप लोगों को। लास्ट टाइम देखो, आप लोगों को जब आप लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन या लास्ट टाइम की प्रिपरेशन जो है वो आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा आप लोगों का जाएगा बहुत ज्यादा रिवीजन पे, यानी कि आप लोग बहुत ज्यादा रिवाइज करेंगे चीजों को बार बार, मतलब कम से कम 2 से 3 रिवीजन होना चाहिए। तीसरा, आप हर 3 दिन में एक पेपर या एक मॉक लगाएंगे और उस मॉक को पूरा प्रॉपर सीरियस लगाएंगे, ठीक है। याद रखना एक एक मॉक हर 3 डेज में आप लगाएंगे।
हर 3 डेज में, यानी कि एक वीक में 2 चीजें जो है आप 2 बार मॉक लगाएंगे 3-3 घंटे के, और उनके हिसाब से फिर अपनी स्टडी को या अपने रिवीजन को मॉडिफाई कर। याद रखना, एग्जाम के वो 3 घंटे जब आप पूरा पेपर देंगे, उससे पहले आप लोगों की पूरी उसकी साइकोलॉजी डेवलप की होना जरूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को कि आप जब 3 घंटे पेपर देने गए उसी टाइम पे आप पहली बार पेपर देख रहे हैं। आप जब पेपर देने जाए तो आपको पता होना चाहिए, आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में मैं बार बार बैठ चुका हूँ या बैठ चुकी हूँ। ठीक है, तो मस्ट है कि आप 3-3 घंटे के मॉक्स लगाए हर एक वीक में 2। ठीक है, 3-3 घंटे। और अगर वीक में 2 नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम एक वीक में 1 लगा करके सारी ही सिलेबस का अच्छा रिवीजन जरूरी है, याद रखिएगा। डन, क्लियर। अब अगला है आप लोगों को लास्ट मिनट में ये है कि एंशियस नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे भी आप लोगों को रिवीजन में क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको आप बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प में कहीं पेपर पे लिख दे, शॉर्ट नोट बना करके उसको लिख दे और उसको बार बार पढ़ते रहे। बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा रोज ले सपोज आपने पढ़ लिया बहुत सारा, ठीक है, अब आप थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाना चाहते हैं, तो आप जब सोने गए या थोड़ा रेस्ट करने गए तो उस रेस्ट करने के जस्ट बाद आप जब उठे तो पहला काम ये करें कि एक नजर उन फैक्ट्स पे डाल ली। तो ऐसे करके आपको कम से कम 4-5 रिवीजन 8 रिवीजन फैक्ट वाले क्वेश्चन के हो जाएंगे, तो आप लोग वो फैक्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बात समझ आई। फैक्चुअल क्वेश्चन का, फैक्चुअल कंसेप्ट का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो आपको ईयर वाइज चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कौन सी यूनिट को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी यूनिट में आपको कौन सी चीजें जो है वो देखना है। बात समझ आई। अब लास्ट में ऑल द बेस्ट गाइस, आप तैयारी कीजिए, हम लोग मैराथन लेके आ रहे हैं, उस मैराथन से आप लोगों को सारी चीजें जो है सिखाई जाएगी। ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोगों को और क्या क्या करना है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को सबको गुड विशेस देना चाहूंगी। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, बिना एंजाइटी के तैयारी करें, अच्छे से करें। इसके बाद में आप चाहेंगे तो मैं पेपर 2 की स्ट्रेटेजी के लिए भी वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए आपको जो स्ट्रेटेजी बताई गई है लास्ट डेज में उनको फॉलो कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए। कौन सी यूनिट में किस टॉपिक को सबसे ज्यादा फोकस करना है मैंने उसको पूरा बताने की आपको कोशिश की है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। और मिलते हैं हम बहुत जल्द कल की क्लास में। 2 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। कल टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी मैराथन क्लास है, उसमें मैं आप लोगों को पूरा कवर करवा दूंगी। मैं जितनी भी यूनिट्स है आपकी सारी यूनिट्स की मैराथन ला रही हूँ, और उन्हीं मैराथन से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों को उन मैराथन्स को देखना है, अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। दोनों के लिए जो बिगिनर है वो एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा, और जो लोग प्रो हैं उनका भी यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो आइए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल की क्लास में।